उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। प्राकृतिक संकटों और आपदाओं को परिभाषित करने में तथा उनका वर्णन करने में, प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण करने में, भूकंप की विशेषताओं, संभाव्य क्षेत्रों और परिणामों का वर्णन करने में, सुनामी की विशेषताओं और परिणामों का वर्णन करने में, चक्रवात की विशेषताओं, संभाव्य क्षेत्रों और परिणामों का वर्णन करने में, बाढ़ की विशेषताओं, संभाव्य क्षेत्रों और परिणामों का वर्णन करने में, सूखे की विशेषताओं, संभाव्य क्षेत्रों और परिणामों का वर्णन करने में, भूस्खलन की विशेषताओं, संभाव्य क्षेत्रों और परिणामों का वर्णन करने में, आपदा प्रबंधन और उसके अभ्यासों को परिभाषित करने में। प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये प्रक्रिया हर जगह व्याप्त रहती है, परंतु इसके परिणाम, सघनता और पैमाने में अंतर रहता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृतियों एवं जीवों में, और ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक भी सीमित हो सकता है और इसके परिणाम वैश्विक भी हो सकते हैं। कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, जबकि कुछ परिवर्तन अनपेक्षित और बुरे होते हैं, जैसे भूकंप और बाढ़ आदि। आपदाएं। ये प्रलयंकारी आकस्मिक परिवर्तन है जो भारी विनाश करते हैं या पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं और जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। ये घटनाएं मानव के नियंत्रण में नहीं होती हैं। पर्यावरणीय प्रदूषक, जल, वायु व मिट्टी आदि। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, CFC गैसों को वायुमंडल में छोड़ना आदि कुछ मानवीय गतिविधियां हैं जो इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं। प्राकृतिक संकट। ये प्राकृतिक भौतिक प्रक्रियाएं हैं जो मानव या पर्यावरण पर नकारात्मक अथवा हानिकारक प्रभाव डालती है। प्राकृतिक आपदाएं। ये अचानक होने वाली भयंकर घटना है जो जान और माल दोनों को भारी नुकसान पहुंचाती है। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करते हुए इन्हें सहन करते हैं और अब वे इसके बारे में जागरूक हो गए हैं। हम प्राकृतिक आपदाओं को निम्नलिखित 4 प्रमुख श्रेणियों में बांट सकते हैं। 1. वायुमंडलीय आपदाएं। इन आपदाओं में तड़ित झंझा, तड़ित, टोर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, करकापात, लू और शीतलहर आदि सम्मिलित हैं। 2. भौमिक आपदाएं। इन आपदाओं में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, अवतलन, मृदा अपरदन आदि शामिल हैं। 3. जलीय आपदाएं। इन आपदाओं में बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान महोर्मी, सुनामी आदि शामिल हैं। 4. जैविक आपदाएं। पौधे व जानवर के उपनिवेश के रूप में कीट, ग्रसन फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, डेंगू, बर्ड फ्लू इत्यादि। भूकंप। भूकंप सबसे ज्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। भारत में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अतीत में
गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ प्रचंड भूकंप आए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। इन क्षेत्रों को यहाँ भारत के मानचित्र द्वारा दिखाया गया है। भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम। विस्तृत पैमाना, बहुत तीव्रता और आकस्मिकता के कारण अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में भूकंप एक प्राकृतिक आपदा बन गए हैं। ये बुनियादी ढांचे, परिवहन और संचार नेटवर्क को नष्ट कर देता है। भूकंप के प्रभाव। निम्नलिखित तालिका द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप के प्रभाव को दर्शाया गया है। भूकंप आपदा न्यूनीकरण। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। 1. भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करना। 2. GPS की सहायता से प्लेट हलचलों का पता लगाना। 3. देश मीन भूकंप संभवित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना। 4. भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइनिंग में सुधार लाना। 5. भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना। सुनामी। सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है और ये भूकंप और ज्वालामुखी के कारण महासागरीय धरातल में उठने वाली ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें हैं। इसकी गति उथले समुद्र में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं और तटीय क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव होता है। कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे अधिक हो सकती है। सुनामी आमतौर पर जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, भारत, श्रीलंका और म्यांमार आदि देशों में आती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक विनाश करती हैं, जैसे इमारतों और बंदरगाह शहरों, कस्बों आदि को तबाह करना। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदाओं से निपटना संभव नहीं है। अतः इस आपदा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सहयोग एवं प्रयास आवश्यक हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं जो आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं और इनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। 2. तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र में निम्न वायु दाब को भरने न दे। 3. क्षोभ मंडल में स्थानीय अस्थिरता का निर्माण। 4. मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायु दाब और मेघ रहित क्रोड होता है, जिसे तूफान की आंख कहा जाता है। सामान्यतः वायु दाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होती है, परंतु ये कई बार 60 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान और पश्चिम में अरब सागर में जुलाई के महीने के दौरान पैदा होते हैं। निम्नलिखित चित्र भारत में वायु और चक्रवातीय क्षेत्रों की स्थिति को दर्शाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम। भारत में जैसे जैसे चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दूर जाता है, उसका बल कमजोर हो जाता है। परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्र प्रमुख रूप से डूब जाते हैं और परिणामतरू समुद्र तल की ऊंचाई में असामान्य वृद्धि हो जाती है।
जिसे तूफान महोर्मी कहा जाता है। बाढ़। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है। ये नीचे बताए गए किन्हीं भी कारणों से घटित हो सकती है। दक्षिण, दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी एशिया के देशों, विशेषकर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन में बाढ़ की बारंबारता और होने वाले नुकसान अधिक हैं। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना तथा नदी ताल और बाढ़कृत मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसता बढ़ जाती है। नीचे दिया गया चित्र भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भूमि के एक बहुत बड़े भाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। बाढ़ परिणाम और नियंत्रण। बाढ़ न केवल फसलों को बर्बाद करती है, बल्कि आधारभूत ढांचों जैसे सड़कें, रेल पटरियां, पुलों आदि को भी नुकसान पहुंचाती है। इनका देश की आर्थिक व्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। सरकार को इस स्थिति से बचने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण आदि। सूखा। सूखा एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी आ जाए। सूखे के प्रकार। 1. मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, कम या न वर्षा होने के कारण। 2. कृषि सूखा, मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण। 3. जल विज्ञान संबंधी सूखा, विभिन्न जलाशयों में जल की आपूर्ति कम होने के कारण। 4. पारिस्थितिक सूखा, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी होने के कारण। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र। ये प्रायः देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है, उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। सूखे की तीव्रता के आधार पर भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। 1. अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, राजस्थान और मरुस्थली के कुछ भाग और गुजरात का कच्छ क्षेत्र। 2. अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग। 3. मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ भाग। सूखे के परिणाम। पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। जल अकाल के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं और मवेशी व जानवर मरने लगते हैं। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने के लिए बाध्य होते हैं, जिससे पेय जल संबंधी कई बीमारियां होती हैं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए सरकार को पीने के लिए सुरक्षित जल उपलब्ध कराना चाहिए और लोगों व पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। वर्षा जल संवहन सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भूस्खलन। भूस्खलन आकस्मिक अनुनेमय घटना है जिसमें बृहद स्तर पर चट्टानें खिसककर ढाल से नीचे गिरती हैं। भूस्खलन जैसी आपदाएं भूकंप, सुनामी और चक्रवात इत्यादि जैसी आपदाओं की तुलना में कम नुकसान पहुंचाती है। भूस्खलन संभवित क्षेत्र। भारत को 4 भागों में बांटा गया है।
अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान व निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी आदि इस भाग में शामिल हैं। अधिक सुभेद्यता क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल हैं। मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र, पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी व पूर्वी घाट और दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र। अन्य क्षेत्र, भारत के अन्य क्षेत्र जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा आदि। भूस्खलन के परिणाम, चट्टानों के गिरने से सड़कों का अवरुद्ध होना और रेलवे लाइनों का टूटना आम परिणाम है। भूस्खलन की वजह से हुए नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। निवारण, हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। निर्माण कार्य और अन्य विकास कार्यों पर प्रतिबंध होना चाहिए। कृषि नदी घाटी और कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए। बृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आपातकालीन स्थितियों और आपदाओं के सभी पहलुओं पर गौर करते हुए उनका नियोजन और उन पर प्रतिक्रिया करना है, जिसके अंतर्गत घटना से पहले और बाद की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इससे आशय किसी घटना के जोखिम और परिणामों दोनों के प्रबंधन से है। आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिणाम आदि को कुछ हद तक मॉनिटर किया जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। निष्कर्ष, आपदाएं प्राकृतिक और मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं। आपदाओं का निवारण करने या इनका प्रबंधन करने की 3 अवस्थाएं हैं। आपदा से पहले, आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्रित करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना और तैयारियां रखना आदि। आपदा के समय इसमें लोगों तक जल, भोजन, कपड़े व दवाइयां आपूर्त कराना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप आदि शामिल हैं। आपदा के पश्चात इसमें प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास शामिल है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। सारांश, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आपदाएं प्रलयंकारी आकस्मिक परिवर्तन है जो भारी विनाश करते हैं या पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं और जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक भौतिक प्रक्रियाएं हैं जो मानव या पर्यावरण पर नकारात्मक अथवा हानिकारक प्रभाव डालती है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक होने वाली भयंकर घटनाएं हैं जो जान और माल दोनों को भारी नुकसान पहुंचाती है। प्राकृतिक आपदाओं को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1. वायुमंडलीय आपदाएं। 2. भौमिक आपदाएं। 3. जलीय आपदाएं। 4. जैविक आपदाएं। भूकंप सबसे ज्यादा अपूर्व सोचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। 1. अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। 2. अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र।
3. मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र। 4. निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। 5. अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है और ये भूकंप और ज्वालामुखी के कारण महासागरीय धरातल में उठने वाली ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगे हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं जो आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं और इनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना तथा नदी तल और बाढ़कृत मैदानों पर मानव बसाव से बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसता बढ़ जाती है। सूखा एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी आ जाए। सूखे 4 प्रकार के होते हैं। 1. मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। 2. कृषि सूखा। 3. जल विज्ञान संबंधी सूखा और 4. पारिस्थितिक सूखा। सूखे की तीव्रता के आधार पर भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है।